क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं ईपीएफओ 2020 के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज है आज खत्म हो जाएगी। तो अब ये पार्ट है पार्ट नंबर 41 और उससे पहले 4 थे आपके लेबर कोड वाले करंट अफेयर वाले आपके वीडियोस और उससे पहले थे 3 लेबर लॉ के क्विक रिवीजन सीरीज। तो टोटल कितना हो गया 48 वीडियोस हो गए। इसको टोटली आप लोग एक दिन में खत्म कर सकते हो, बिल्कुल चिंता मत करना। इसका पापा वीडियो भी दे दिया जाएगा, लेकिन ये सीरीज यहाँ पे भी ओनली करंट अफेयर चैनल पे भी आप पूरी देख सकते हैं। आज जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो है कि ट्रेड यूनियन जो होती हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं, एक बार रिवीजन फिर से कर लेंगे। और साथ ही साथ व्यूमन के रिलेटेड कौन सी ट्रेड यूनियन थी और जो हमारे नियोक्ताओं का जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एम्प्लॉयर्स के, वो कौन कौन से हैं मेन उनके बारे में देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आखिरी है तो जरूर देखना है इसको अच्छे से। ठीक, तो जय हिंद इस करते हुए इसको चालू करते हैं। और उसको पहले आप लोग के लिए एक बहुत ही जेंटल रिमाइंडर है कि अब जो है हमारा ईपीएफओ का नया पेड ग्रुप चालू हो चुका है और आपका यूपीएससी का भी 2021 का भी नया पेड ग्रुप चालू हो चुका है। आप लोग को अगर ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696060889 पे कॉल कर सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ इसलिए है, कंप्लीट पेड ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोग को मिलेगा टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट होता है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट भी होते हैं और कई सारे एमसीक्यूज मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है। पूरा रेलेवेंट जितना भी स्टडी मटेरियल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरा का पूरा। ठीक, तो आपको जो स्टडी मटेरियल और कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। और इसके बाद आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है जिसमें कंटिन्यूअस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है हमारी, जिसमें कि आप कितने भी डाउट पूछिए उसको जो है क्लियर किया जाता है, डाउट को पर्सनल गाइडेंस किया जाता है, सारी मिस्टेक्स सब सुधरवाया जाता है। यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर ऊपर दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, भारत में ट्रेड यूनियन की समस्याएं क्या क्या है। अब तो देखिए एक तो रिकॉग्निशन ही नहीं है ट्रेड यूनियन की, एब्सेंस है रिकॉग्निशन प्रोसेस फॉर यूनियन, मतलब जो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो उपस्थिति नहीं है जो भारत में आपके जो है लॉ है उसके अंतर्गत। कोई स्टेट का एनेक्टमेंट नहीं है, राज्य सरकार द्वारा जो है अधिनियम नहीं है। लैक ऑफ एनी सेंट्रल एनेक्टमेंट भी नहीं है। may result in employers ignoring even by bypassing representative union। अब सेंट्रल लॉ भी ना है नहीं है तो क्या होता है भाई, लॉ के बिना कोई मजबूरी नहीं होती, पेनल्टी का डर नहीं होता, सारा कुछ जो है तो जो आपके नियोक्ताएं हैं वो फिर अनदेखी कर जाते हैं और कोई भी मतलब ट्रेड यूनियन से संबंधित जो भी चीज़ें उनकी अनदेखी होती है। और एग्रीमेंट और सेटलमेंट तो क्या ही हो पाएगा जब वर्कर्स की आवाज़ उठाने के लिए ट्रेड यूनियंस ही नहीं है। साथ ही लीडरशिप जो है वो भी अब क्या हो रही कि अपने पर्सनल स्वार्थ पे चले जा रहे हैं लीडरशिप। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग का जो है अलग अलग अपने पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कर लिया एक तरीके से देखा है तो अब ट्रेड यूनियंस को जो पहले थी उनको या तो अपने अपने अंदर ले लिया है। ठीक, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की भाषा बोलते हैं या फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी ही ट्रेड यूनियंस जो है निकाल दी हैं। और ये ट्रेड यूनियन जो लीडर जो वर्कर्स के प्रतिनिधित्व करते थे या पॉलिटिकल लीडर्स की जो है प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा दिखाई देता है। तो ये भी एक तरीके क्या है ट्रेड यूनियंस की प्रॉब्लम है। ठीक, एक्सटर्नल लीडर जो होता है वो आ गया, मान लीजिए पॉलिटिकल लीडर से या फिर कोई है उसको ट्रेड यूनियन का एक्सटर्नल लीडर बना दिया गया। अब वो फुल टाइम तो एम्प्लॉय है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, और तो उसको कैसे पता होगी यार कि असली प्रॉब्लम क्या क्या है वहाँ पर श्रमिकों के लिए, वर्किंग कंडीशन, वाट एवर सेफ्टी, वेजेस, ये सारे के वो नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि वो वहाँ का है नहीं, अपना बाहरी नेता बनाया गया है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई होता है कि किसी एक प्रदेश में दूसरे बाहर के प्रदेश का वाला लीडर आता है तो लोग कहते हैं ना कि यार ये हमें क्या जानेगा, ये तो बाहर का है। ठीक, उसके बाद नॉट ऑन शॉप फ्लोर सो कुड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, मतलब वही है कि ग्राउंड पे है ही नहीं। ठीक, फ्लोर लेवल पे है ही नहीं, ग्राउंड पे है ही नहीं, तो कैसे जानेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक, जमीनी तौर पे प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद क्या प्रॉब्लम है ट्रेड यूनियन के साथ में कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन एंड इंटर यूनियन है, राइवलरी भी है। ठीक, कई सारे ट्रेड यूनियन हो गए हैं एक ही इंडस्ट्री, मान लो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही करीबन 5-6 जो है ट्रेड यूनियन हो गए। अब ये इतने सारे हैं, किसी के अपने इंटरेस्ट है, कोई किसी की बात मान रहा है नहीं मान रहा है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो है एक साथ ये लोग एक स्वर में बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक, इंटर यूनियन फिर राइवलरी भी हो जाती है, कोई कहता है तुमने गलत बोल दिया, कोई कहता है तुमने गलत बोल दिया, ये सब चलता रहता है।
जो ट्रेड यूनियन अधिनियम था 1926 वाला, उसके अनुसार 7 या अधिक श्रमिक व्यापार संघ बना सकते हैं। मतलब एटलीस्ट 7 लोग तो चाहिए किसी ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए। ठीक, अब ये है कि एफिलिएशन जो है विद राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है। जैसे ट्रेड यूनियन एक जो है फला पॉलिटिकल पार्टी की है, दूसरी जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की है, तो इसकी वजह से इंटर यूनियन भी राइवलरी हो रही है। और सिर्फ 7 लोग हैं तो समझ लो ना कितनी ज़्यादा कोई भी उठा के बना दे रहा है ट्रेड यूनियन। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेंबरशिप भी ट्रेड यूनियन में खत्म हो रही है। उसके क्या रीज़न है समझ लेते हैं। जो संविदा के अनुबंध पे जो श्रमिक आते हैं उनको तो व्यापार संघ की सदस्यता नहीं ही लेते हैं वो। ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स आते हैं डू नॉट गो फॉर मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, इसके बाद जो है इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट यूनियन एट इंटरप्राइज लेवल, मतलब किसी एक इंटरप्राइज में ही ट्रेड यूनियन आ जा रहे हैं। ठीक, दूसरे एंटरप्राइज में अलग आ जा रहे हैं। ये लोग ट्रेड यूनियन के बीच में एकता नहीं आ पा रही, ये टूटे हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे हो गए हैं। तो इसकी वजह से इनकी आवाज़ में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, और इनकी मेंबरशिप भी घट रही है। ठीक, अब इनको जो है फाइनेंसेस भी कम है। ठीक, सदस्यता जो शुल्क है, वो जो सब्सक्रिप्शन फीस होता है जो हर वर्कर देती है कि भैया किस तरीके से काम धाम तो चले ना ट्रेड यूनियन का, कैसे वो पैसे नहीं होंगे तो फीस वीस देते हैं मेंबरशिप, तो वो भी कम हो गए हैं। वो लोग, कई लोग तो दे ही नहीं रहे हैं सदस्यता शुल्क। और डिफॉल्टर जो है वो डू नॉट पे देयर फीस टाइमली। कई सारे तो लोग ऐसे हैं जो फीस देते नहीं, सोचते हैं कि यार क्यों दें। अच्छा, एम्प्लॉयर्स भी बड़े जो है तेज हैं। उन्होंने क्या किया, एक चेक ऑफ सिस्टम बना दिया है। चेक ऑफ सिस्टम, उसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट ये चाहता है कि जो भी वर्कर हैं उस इंडस्ट्री में, इंटरप्राइज में, उनकी सैलरी से ही जो है कुछ फी काट ली जाए। ठीक है, जो कि संघ के लिए जा रही है, ट्रेड यूनियन के लिए जा रही है। ठीक, सब्सक्रिप्शन फी जो है सैलरी ऑफ मेंबर वर्किंग जो है उससे ही काट के डिडक्ट कर दी जाती है, काट ली जाती है सैलरी। ये सब्सक्रिप्शन फी जो है सैलरी से, और उसको यूनियन की फैसिलिटेट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, पेइंग अमाउंट कंसर्ड यूनियन। ठीक, तो एम्प्लॉयर भी ये चाह रहा है कि भैया जो है अपना वो हटा के जो वर्कर्स हैं उन्हीं की सैलरीज काटो, और सब्सक्रिप्शन फी फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड करनी है यूनियन को वो उसी पैसे से दो। तो लोग ये भी सोचते हैं यार कि ट्रेड यूनियन हम क्यों, हम ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये रहे। तो एक तरीके से इससे, इसकी वजह से भी मेंबरशिप का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है इस वाले वीडियो में व्यूमन इन ट्रेड यूनियंस। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछ सकता है। और हिस्ट्री जो आप लोग करोगे ईपीएफओ के लिए तैयारी, उसमें भी व्यूमन पे थोड़ा ध्यान देना, मतलब पढ़ाई के तौर पे, कि जो है जो भी लीडर्स रही हैं व्यूमन, किस तरीके से भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना योगदान दिया, इस सबको देखना, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे उसने, फिर पूछेगा। तो अब देखिए, अनुसुईया बैन जो हैं, ये 1960 में यूनियन की लीडर थी कलिको मिल्स में। ठीक, कलिको मिल्स में केंद्रीय नेता थी। एला बैन जो है ये क्या है आपका, ऑर्गेनाइज्ड वीमेन इन्होंने की थी सेवा के लिए। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब असंगठित क्षेत्र में किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जया अरुणाचलम इन्होंने एक संगठित वर्किंग वीमेन को संगठित किया। जो वर्किंग वीमेंस थी किसमें, कहाँ काम करती थी, असंगठित क्षेत्र में। और कहाँ पर, 4 इंडियन सदर्न स्टेट्स में। ठीक, कौन कौन से हो गए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्रा। ठीक, इन 4 सदर्न स्टेट्स में जया अरुणाचलम ने जो है, जो वर्किंग जो कामकाजी महिलाएं थीं उनको जो है, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रही थी, उनको संगठित करके जो है काम इन्होंने चालू किया। और इसका नाम क्या रखा, वर्किंग व्यूमेंस फोरम रखा। ठीक, अरुणा जी ने वर्किंग व्यूमेन फोरम रखा। ठीक, तो ये दूसरा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक जो यहाँ पे मेन है आज के वीडियो में, वो है कि एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन, यानी नियोक्ताओं के भी तो संगठन होंगे। इसकी बात तो हमने कम करी है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। पूरी सीरीज आप देख लेना, सारे के सारे। और देखो, ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। क्वेश्चंस यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा आएंगे, अगर इन 3 सब्जेक्ट में देख लिया जाए तो आएंगे ही आएंगे, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस के बीच में। ठीक, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, नियोक्ताओं का संगठन, इसमें भारत में शुरुआती नियोक्ताओं का संगठन कौन सा, कोलकाता में 1833 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया, फर्स्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब ये तो अंग्रेज के द्वारा था 1833 वाला, इसका नाम क्या था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया के द्वारा जो बनाया गया उसका नाम था क्या था, फर्स्ट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बनाया गया उसका नाम है आपका नेटिव मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कोकोनाडा
जो है आंध्र प्रदेश, ये 1885 में बना, मतलब इसके 50 साल बाद। ठीक। और ये रजिस्टर किया गया, ये वाला जो इंडिया के द्वारा था, इसको 3 लॉ के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड यानी कि इसका वो किया गया है, पंजीकरण। ठीक है। और ये कौन कौन से हैं लॉ जिसके अंदर इसको रजिस्टर्ड किया गया है? इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक। इसके बाद क्या है? काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे एम्प्लॉयर्स के। एक पीछे मैंने जो है इसी वीडियो सीरीज में एक बार इसकी वेबसाइट पे भी जाके आपको दिखाया था, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। नहीं देखा तो पूरी अर्ली सीरीज प्लीज देख डालो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आपके इंडियन नियोक्ताओं के लिए। ठीक। आप समझ लेते हैं जो मेन जो है, जो आपके इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं या एम्प्लॉयर्स की बॉडीज़ हैं नियोक्ताओं की, वो कौन कौन से हैं। ये एक तरीके के प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं जो कि सरकार पे प्रेशर डालते हैं अपने फेवर में जो है लॉ और पॉलिसी बनवाने के लिए। ठीक। तो अगर वहाँ प्रेशर ग्रुप पूछ ले तो इसको मत भूल जाना। एसोचैम और ये होते हैं, एसोचैम, नेस्कॉम, ये सब भी देखने वाले हैं इसमें हम लोग। देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो गया, 1920 में आया था। ठीक। फैक्ट्स है लगभग इस ये रिप्रेजेंट करता है किसके इंटरेस्ट? इंडस्ट्री और ट्रेड के जो इंटरेस्ट को वो करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, उद्योग और व्यापार के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक। इंटरफेस फॉर गवर्नमेंट, इंटरफेस विद गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी, वही नीति, देखिए नीति बनाने के मुद्दों पर, और साथ ही साथ इंटरेक्ट विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी मिलता है। मेन क्या है इसमें? ट्रेड यानी व्यापार, इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, और प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना, मतलब कम्पिटिटिवनेस चाहते हैं ये लोग। ठीक। ताकि अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अच्छी दक्षता, अच्छी एफिशिएंसी, अच्छे प्रभाव के साथ अच्छी उत्पादकता, अच्छा उत्पादन कर सकें। कम्पिटिटिवनेस जो है अच्छा होता है, लेकिन सभी लोग अगर बराबर पे हो तब। ठीक। नहीं तो आपको एफर्मेटिव एक्शन लेना पड़ता है। क्या होता है एफर्मेटिव एक्शन? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। डिसेमिनेशन इन्फो अबाउट नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज, ये मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हैं। प्रमोट करते हैं ट्रेड बाय रिप्रेजेंटिंग इंडस्ट्री एट वेरियस नेशनल या इंटरनेशनल, मतलब ट्रेड को बढ़ावा देते हैं आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इसके बाद दूसरा वाला जो है वो है फिक्की, कई बार नाम इसका सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्यिक उद्योग जो मंत्रालय है, महासंघ इसको कहा जाता है, सॉरी। ठीक। ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है। 1927 में जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा स्थापित किया गया था 1927 में। ठीक। ये गैर सरकारी और गैर लाभ के लिए संगठन है, नॉट फॉर प्रॉफिट। वेरियस सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, वाइनिंग, पावर, रिटेल, इन सब के लिए काम करते हैं। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर है आपका, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही आते हैं। ठीक। आपका इसके बाद क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है फिक्की का? कि मतलब दक्षता को बढ़ाना है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को जो है पाना है हमें। ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट जाए वो ग्लोबली भी जो है लोग उसकी डिमांड करें, चाहे वो चाइना का हो तो उसके सामने हमारा जो प्रोडक्ट है वो टिके और ज़्यादा बिके। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, क्या राइमिंग हो गई, टिके और बिके दोनों। तो देखिए, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है आपकी, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड टू एक्सपेंड बिजनेस बोथ इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट, मतलब बिजनेस को, कारोबार को बढ़ाना, विस्तार करने के लिए भारत उद्योग की दक्षता में वृद्धि करना है और घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में कारोबार का विस्तार करना है। ठीक। कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कंपटीशन समान लोगों के बीच में होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया 1933, भारत का नियोक्ताओं का संघ, ये एसोसिएशन है जो भी स्वायत्त संगठन है इंडस्ट्रीज के इंडिया में। भारत में उद्योगों के स्वायत्त संगठनों का संघ है ये। एपेक्स बॉडी है, मतलब सबसे ऊंची बॉडी है एम्प्लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैटर्स कंसर्निंग टू लेबर, एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्री रिलेशन से संबंधित। ठीक। नियोक्ताओं, संगठनों और उद्योगों का एक सर्वोच्च निकाय जो श्रम, एचआरएम, औद्योगिक संबंधों से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक। तो ये देख रहे हो, लेबर की बात कर रहा है, इंडस्ट्री रिलेशन की बात कर रहा है, तो ये काफ़ी मतलब बैलेंस टाइप का है एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इनिशियली पहले क्या था? रजिस्टर्ड था ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में। ठीक। फिर बाद में इसको जो है किस एक्ट में कर दिया गया रजिस्टर्ड? 1963 में किया गया। फिर उसके बाद अंडर
ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब ये मत समझ लेना कि 1926 में ये आया था लॉ, तो पहले इसमें क्यों नहीं किया गया, 1956 पहले क्यों कर दिया गया। देखो लॉ आज भी 1956 ही है, 1926 ही है। ठीक, आज 2021 में अगर आप चाहोगे तो मान लीजिए पहले अगर आपने किसी और उससे कर रखा है 2019 वाले कंपनीज एक्ट में कर रखा है, ठीक, तो उसके बाद आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना, तो अभी भी इसको 1926 ही बोलेंगे ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये तो बाद में, ये तो पहले आया था लेकिन ये बाद में आया रजिस्टर्ड हुआ, फिर ये पहले वाले में कहा चला गया। तो इसी तरीके से है, लॉ जिस साल बनता है वो उसी साल का ना उसके आगे ईयर लिखा रहता है। ये जो है आपका एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एज ए मेंबर ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नियोक्ताओं को एशिया प्रशांत कर्मचारी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयर्स के परिसंघ मतलब कन्फेडरेशन के सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आ गया नेस्कॉम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज 1988। देखिए ये फुल फॉर्म भी देख लेना, पिछली बार तो यूपीएससी ने ईपीएफओ के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा था कि आईएफआरएस बताइए क्या चीज़ होती है। ठीक, अकाउंटेंसी में बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अकाउंटेंसी में आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीए नहीं बनना है, सिर्फ उसमें बोला गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक, अगली सीरीज हमारी अकाउंटेंसी चालू होने वाली, तो उसको भी पूरी फॉलो कर लेना, ए टू जेड सारी चीज़ें करा दूंगा मैं उसमें, बिल्कुल भी चिंता करने की मतलब जरूरत ही नहीं है, फिकर नॉट, जो है सब कुछ हो जाएगा। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी 1988। एसोसिएशन है ये कंपनीज का जो कि आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या होता है आपको समझ में आता है। मान लीजिए 100 रुपये कमाए, इन्होंने क्या किया, उसको फिर से इसी संगठन में लगा दिया, इंडस्ट्री में लगा दिया, ठीक, और सैलरी उली देने में लगा दिया। ये नहीं किया कि उन्होंने अपने जेब में धर लिया, ये वाली बात है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड किसमें, इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसकी जो मोटो है वो क्या है, वैचारिक नेतृत्व, यानी कि थॉट लीडरशिप। ठीक, इसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में केंद्रीय व्यापार संघ संगठन CTUO। ठीक, इसमें क्या है कि क्राइटेरिया लेड डाउन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रेड यूनियन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज CTUO। ठीक, इसमें क्राइटेरिया बता देता है मिनिस्ट्री कौन सी, लेबर श्रम और रोजगार वाली, जो कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको जो है आपका इनके निर्धारित जो है मान्यता दी जाएगी CTUO के अंतर्गत। ठीक, तो ये क्राइटेरिया बताता है कि कैसे आप यूनियन को मान्यता देनी है। इसके देयर एफिलिएट्स मस्ट बी स्प्रेड ओवर एटलीस्ट, अच्छा जो यूनियन है वो उनके जो एफिलिएशन है कम से कम 4 स्टेट या फिर 4 इंडस्ट्रीज में, दोनों में ही होने चाहिए, 4 स्टेट में भी होने चाहिए, 4 इंडस्ट्रीज में भी होने चाहिए ट्रेड यूनियन के। दे मस्ट हैव मिनिमम 5 लाख मेंबर, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा है बड़ा, तभी तो आपको सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। इसके इसी पे देखिए अब क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी, 1920 में बॉम्बे में है बनी थी। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, अब हमारे जो है लायन ऑफ पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय। गो साइमन बैक करते हुए इनको 1928 में जो है इनकी डंडा खाने से जो है मृत्यु हो गई थी, जिसपे कि भगत सिंह ने इनका जो है वो लिया था, बदला लिया था। ठीक, ये वाली बात है। इसका उद्देश्य क्या है कि आपका किसका, AITUC का, कि सोशलिस्ट स्टेट बनाना है, यानी कि समाजवादी राज्य की स्थापना करनी है। सोशलाइज नेशनलाइज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब उत्पादन वितरण का समाजीकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, मतलब स्टेट जो है सरकार के अंतर्गत ही जो सारे जो है प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ होनी चाहिए। इंप्रूव होनी चाहिए आपका क्या, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन ऑफ वर्कर के प्रो थी ये वाली चीज़ है। ठीक, और आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की फ्रीडम, ये सब होनी चाहिए। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है जो कि कास्ट और क्रीड पर है उनको ख़त्म करना चाहिए। जाति पंथ के आधार पर राजनीतिक आर्थिक प्रथाओं का समाप्त करना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अत्याचार और उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए, मतलब महिलाओं की बात इन्होंने रखी थी। महिलाओं का जो सम्मान नहीं कर सकते उनका सम्मान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना आपको करना चाहिए। ठीक, अब हिंदू मजदूर सभा, अभी तो हमने क्या देखा, AITUC देखा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हिंदू मजदूर सभा देखी। ये फाउंड हुई कलकत्ता में और ये ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जो कौन सी डेट थी, 24 से 26 दिसंबर 1948। इसके पहले प्रेसिडेंट थे RS रुइकर। ठीक, और ये ITUC से संबंधित है।
एफिलिएटेड जो है किससे, ITUC यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन यानी कि परिसंघ। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए वर्क का, उनकी फैमिलीज का, मतलब जो श्रमिक हैं उनके परिवार है उनका सर्वांगीण जो है विकास होना चाहिए। और मेक एंडेवर्स टुवर्ड्स हैविंग अ सिंगल यूनिफाइड ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये नहीं चाहते, जैसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना ट्रेड यूनियंस के चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, कि कई सारे ट्रेड यूनियन है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सब लोग जुड़ जाओ और एकता के साथ में एक ट्रेड यूनियन आंदोलन करो। ठीक, एकल एकीकृत व्यापार संघ आंदोलन करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, औद्योगिक लोकतंत्र को बनाना चाहिए। लोकतंत्र, औद्योगिक लोकतंत्र क्या है कि वर्कर्स को भी जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है प्रबंधन के द्वारा इंडस्ट्री में, उसमें सहभागिता करनी चाहिए, उनके भी जो है मत लेना चाहिए कि भैया किस क्या चीज़ होना है, क्या चीज़ करना है, ऐसी चीज़ है, तभी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा शांति होगी और जो है एफिशिएंसी, उत्पादकता, इफेक्टिविटी, ये सारी बढ़ेगी। ठीक, ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सोशल जस्टिस, ये यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यापार संघ का आंदोलन है वो सामाजिक न्याय के साथ परिवर्तन, मतलब सामाजिक न्याय के लिए होना चाहिए। ठीक, सबको मतलब होना चाहिए, इंडस्ट्रियल में वर्कर हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, साथ ही साथ ये ओवरऑल जो समाज में रहते हैं जिस समाज में, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, सभी तरीके के कास्ट के कुछ भी हो, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान जो है देखना चाहिए। स्टेट लेवल पे इसके एफिलिएट्स भी हैं। ठीक, इसके बाद जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि INTUC, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हो रही है। 3 मई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। गांधीवादी जो सर्वोदय दर्शन था, फिलॉसफी थी, उस पर निर्देशित थी और 1949 से ILO के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। गांधीयन सर्वोदय में क्या था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक, मेन दो ये फैक्टर्स थे, ठीक, कारक थे। इसका उद्देश्य क्या है INTUC का, कि भैया एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को खत्म कर, यानी कि शोषण और असमानता को खत्म कर देना है तुमको। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करो। ठीक, उनका शोषण मत करो, उपयोग करो, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है। ठीक, नॉट ए कमोडिटी, ये ITUC बोल रहा है। और टू सिक्योर इंक्रीजिंग एसोसिएशन वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग के प्रशासन में बढ़ते संघ कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना। उद्योग के प्रशासन में, ठीक, इंडस्ट्री के प्रशासन में बढ़ते संघ कार्यकर्ताओं को सुरक्षित करना, जो भी संघ के लोग काम उसमें करना, मतलब ट्रेड यूनियन के लोग काम करना चाहते हैं, उनको सुरक्षित रखो। ठीक, प्रबंधन उनको खा ना जाए, शोषण ना करे, ये सारी चीज़ें हैं। या फिर करप्शन करके उनको अपने ही फेवर में ले ले। हाँ, पता चला संघ के लोग जो गए, वो गए तो वीमन नहीं, वर्कर के लिए थे। ठीक, कि वर्कर का हम पक्ष रखेंगे, वर्कर का प्रतिनिधित्व रखेंगे, लेकिन वहाँ जाके जो भाषा, वो किसकी बात कर रहे हैं या फिर किसका काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स का, तो उनको भी सुरक्षित रखना है। प्रमोट करना है सामाजिक, सिविक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, श्रमिक वर्ग के सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्वामित्व के तहत उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहन, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री बनाओ उसमें नेशनल ओनरशिप होनी चाहिए, जैसे BSNL में है आपकी, ठीक है, आपका MTNL में है, तो ये मतलब नेशनल ओनरशिप होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा उनको भरोसा है, प्राइवेट पे नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो है सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ के बारे में जान लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ ये 23 जुलाई 1955 को जो है दत्तोपंत जी थेगड़ी के नेतृत्व में बना था। प्रकृति में ये गैर राजनीतिक है, मतलब नॉन पॉलिटिकल नेचर है, और ये रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ स्टेट कंट्रोल, ये स्टेट कंट्रोल को नहीं मानता। जैसे यहाँ पे देख रहे क्या है, नेशनल ओनरशिप यानी कि राष्ट्रीय स्वामित्व होना चाहिए। यहाँ पे नहीं कहते हैं भैया स्टेट का कंट्रोल पूरा हम नहीं चाहते हैं, ऐसा है ये वर्कर के लिए, मजदूर, देखो का नाम क्या है, भारतीय मजदूर संघ, लेकिन ये स्टेट कंट्रोल नहीं चाहते। वो कहते हैं यार स्टेट ज़्यादा फिर जब घुसने लगता है तो ये भी ठीक नहीं है। इनका उद्देश्य है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आर्थिक लोकतंत्र होनी चाहिए, यानी कि सब, अब आर्थिक लोकतंत्र का मतलब समझ रहे हो, कि जो भी डिसीजन, आर्थिक नीति बननी है, आर्थिक लॉ, अधिनियम बनने हैं, लॉ बनने, कुछ भी हो रहे हैं, तो उसमें जो है लेबर्स को भी एक अपनी बात रखने का जो है पूरा अधिकार होना चाहिए। उस पर जो भी डिसीजन मेकिंग हो, लेबर्स के जो है से पूछा जाना चाहिए, उसमें उनका पार्टनरशिप होना जरूरी है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात है कि सबको जो है आर्थिक उसमें जो है डिसीजन लेने की पूरी आज़ादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये असिस्ट करते हैं वर्कर्स को कि ऑर्गेनाइज करो ट्रेड यूनियन खुद से। ठीक, लेजिटिमेट राइट जो है वो क्या है, राइट टू स्ट्राइक, ये कहते हैं कि वैध अधिकार है आपका। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड नेशन, नेशन के प्रति आपका जो है जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, और वर्कर्स को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, श्रमिकों को शिक्षित करना। ठीक, अब देखिए छठी चीज़ यहाँ पे है लेबर रिसर्च। अब लेबर रिसर्च से जो है भारतीय श्रम शोध मंडल, पर्यावरण मंच,
ठीक, श्रम अनुसंधान अनुसंधान से अगर आप देखोगे कि कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो था आपका भारतीय श्रम शोध मंडल पर्यावरण मंच 1995 व्यापार संघ की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। ठीक, प्रैग्मेटाइज एक्टिविटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। और इसके बाद देखिए, ये तो हो गया आपका किससे रिलेटेड है, भारतीय श्रम शोध मंडल पर्यावरण मंच लेबर रिसर्च से। इसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन यानी कि सेवा, ये 9 राज्य में थी, अब शायद बढ़ गया होगा। ठीक, अब इसका क्या है, ये रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इनफॉर्मल सेक्टर था, ये पंजीकृत व्यापार संघ था अनौपचारिक क्षेत्र में। ठीक, और इसको जो है इला भट्ट जी ने चालू किया था आपका 1972 में। और सेवा जो है ग्रू आउट ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद। देखो समझना, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद चल रही थी, उसके अंदर से इला भट्ट जी के कार्य मतलब के द्वारा जो है एक अलग एसोसिएशन बनाया गया जो वीमेन का था, वो नाम रखा गया सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन यानी कि सेवा। समझ में आया, पहले क्या था, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में ये लोग काम करते थे, इसी के अंदर से निकला है ये। इंडियाज का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनियन है टेक्सटाइल वर्कर्स का, और इसकी जो फिलॉसफी है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे यानी गांधीवादी सिद्धांतों पर निर्देशित है। वो क्या है फिलॉसफी, सत्य अहिंसा स्वधर्म सर्वधर्म और खादी, सत्य अहिंसा सर्वधर्म और खादी। ठीक, ये बात होगी। इसका उद्देश्य क्या है कि व्यूमन वर्किंग व्यूमन जो है, कामकार जो महिलाएं हैं, महिला श्रमिक जो हैं, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दिलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो और कभी भी उनको निकाल दिया जाए, कभी रख लिया जाए, कुछ उल्टा सीधा किया जाए, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योर होनी चाहिए, संगठित तरीके से जो है उनको पूरे पूरे सामाजिक सुरक्षा के राइट्स भी होने चाहिए। ठीक, बीमा पेंशन ये सारी चीज़ें हैं, ये सेवा का यहाँ पे उद्देश्य है एक। ठीक, और दूसरा ये है कि टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस अमंग द वीमेन, मतलब आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना महिलाओं में। ठीक, जनरल वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड टू सीटीयूओ। सीटीयूओ अभी आप लोग को बताया था, कमेंट करके तुरंत बताइए, पीछे आके मत देखना। ठीक, देखो सीटीयूओ से संबंध व्यापारी संघों की सदस्यता का समान सत्यापन। ठीक, तो मतलब ये वाली जो मेंबरशिप है ट्रेड यूनियन, अब ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो था, ये वेरिफिकेशन ये सब तो करता था, तो यहाँ पे भी है। जनरल वेरिफिकेशन इज एन एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय चीफ लेबर कमीशन। अब देखो, जो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था सीटीयूओ के अनुसार, वो कौन कर रहा है, चीफ लेबर कमीशन कर रहा है। ठीक, ताकि वो डिटरमाइन कर सके कि मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन एफिलिएटेड है सीटीयूओ के अंतर्गत कि नहीं है। ठीक, जनरल वेरिफिकेशन होता है, समान सत्यापन किया जाता है और चीफ लेबर कमीशन करता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक, चीफ लेबर कमीशन जो है ऑन ये किसके डायरेक्शन पे काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे। कुछ भी नहीं छूटा है आपका, सब कुछ यहाँ कवर करा दिया गया। इसी तरीके से पूरी सीरीज आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ की खत्म हो चुकी है। इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरी प्लेलिस्ट इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दी जा चुकी है। पूरा आपको क्या करना है, पहले तो लेबर लॉस का जो है क्विक रिवीजन सीरीज में 3 वीडियोज हैं, खटाखट निपटा दो। उसके बाद लेबर कोड से रिलेटेड जो रिफॉर्म आए हैं, जो करंट अफेयर में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 4 वीडियो उनको भी देख डालो खटाखट। उसके बाद ये वाला वीडियो मिला के 41 पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का डिटेल्ड वीडियो सीरीज में, पूरी फ्री आप लोगों को यूट्यूब पे दी गई है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ जो है, इससे 20 से 23 क्वेश्चन पक्के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और इसको अगर आपने ये हाल है पूरी सीरीज देखी, ढंग से देखी, एक एक चीज़ इसमें मैंने बहुत डिटेल समझाई है। अगर आप लोगों को फायदा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा अपने साथों में, क्योंकि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे लिए। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरी सीरीज ढंग से देखी, कई बार इसको आप पहली बार देखो तो 1x पे देखो, दूसरी बार देखो 1.25x पे देखो, तीसरी बार देखो तो 1.5x पे देखो, चौथी बार 1.75x पे, पांचवी बार देखो 2x पे। ठीक, तो ऐसे तेज करते हो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करो। और अगर आपने रिवाइज किया तो मैं आपको मतलब आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन आएंगे या इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से और कुछ ओवरलैपिंग है सोशल सिक्योरिटी से भी, तो वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो यहीं पे खत्म करते हैं वाली चीज और आगे अब चालू करेंगे अकाउंटेंसी का। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ पूरी चीज आपकी यहाँ पे करा दी जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर इसके बाद भी आप लोग लगता है कि आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, एक जगह आपको पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट आपका जो है मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप मिल जाए, जहाँ ताकि आप अपना पर्सनल गाइडेंस आपको मिल सके और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। तो आप लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप में ज्वाइन करके। उसके नंबर है 8564880530 और दूसरा नंबर 9696066089 पे कॉल करके। तो जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।